एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या खास बात है? चलो देखते हैं, इसमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमें ये पता है कि अगर किसी रफ सरफेस के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा है जिस ब्लॉक का मास है m, अभी ये ब्लॉक जस्ट रखा है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? इस पे लगने वाला फोर्स है mg, जो है वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज एक्टिंग ऑन द टेबल, और इसका टेबल का रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर, उसका नाम है r। ये तो हम जानते ही हैं r। अब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद ये ब्लॉक चलने लग जाएगा। वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब तक हमारा ब्लॉक नहीं चलता उसे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम वो खास बात ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ना शुरू होगा, और हम जानते हैं अगर इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? एफ मैक्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू का है वो होगा म्यू एस रिएक्शन या म्यू एस mg, क्योंकि यहां पर रिएक्शन mg के इक्वल है। अब जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ाना शुरू करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ना शुरू करेगा। याद रखो ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये बाद की बात है। पहले अगर हम 1 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी मान लो 1 न्यूटन है। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है 10 न्यूटन, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो 10 न्यूटन का है। तो अगर हम 1 न्यूटन लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का हो जाएगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बहुत स्मार्ट होता है, ना ज्यादा लगाएगा ना कम लगाएगा। 2 न्यूटन हम लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाता है। 3 3 4 4 5 5, कब तक? 10 तक। जब हम 10 का फोर्स लगाएंगे तब ये 10 लगाएगा, उसके बाद जैसे ही हम 11 लगाएंगे ये 10 से मामूली सा कम हो जाएगा और हमारी बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा अंत तक मुकाबला करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम 10 लगाएंगे तो ये भी 10 लगेगा। लेकिन अब हम इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मान लो आपने कुछ फोर्स लगाया तो कुछ मामूली सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पैदा हुआ। ठीक है, तो जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, यानी mg का रिएक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का की वजह से ये रिएक्शन की तरह पैदा हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रिएक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स, एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ रिएक्शन फोर्स, लेकिन ये प्रोड्यूस हुआ है हमारे एक्शन की वजह से, हमारे अप्लाई करने की वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो अगर इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इस नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट लिया जाए, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट लिया जाए तो वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल होगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे, अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट अब थोड़ा सा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, मान लो हमने वो मैक्सिमम वैल्यू तक ले आए, जो जहां जितना की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है उतना ही फोर्स हमने लगाया। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये वाली। उस समय जो रिजल्टेंट आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। तो ये जो बीच वाले रिजल्टेंट थे इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये धीरे धीरे बढ़ता 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 मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारा ब्लॉक चलने लग जाएगा। तो ये एंगल भी कुछ खास है, ये एंगल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये उस
मैक्सिमम फोर्स की करस्पॉन्डिंग है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट का एंगल है रिएक्शन के साथ। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो मैक्सिमम एंगल है जब तक हमारा ब्लॉक नहीं चलता। तो ये जो एंगल होगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अभी भी वो इंपॉर्टेंट बात नहीं आई है जो मैं बताना चाहता हूं, वो छुपी हुई है एंगल ऑफ रिपोज में। एंगल ऑफ रिपोज यानी कि हम अपने एक इंक्लाइन प्लेन में अपने ब्लॉक को रखेंगे। ये प्लेन ऐसा प्लेन है जिसके एंगल को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और हम इंतजार करेंगे उस एंगल का जब हमारा ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा। अब दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। यहां पर ये वो एंगल मैक्सिमम एंगल है जब हमारा ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगा, उस समय मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल थीटा होगा। यहां पर भी ये एंगल वो एंगल होगा जब हमारा ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, हम धीरे धीरे प्लेन को इंक्रीज करेंगे। तो अब लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? ये फोर्स होगा mg, हमेशा की तरह वेट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नॉर्मल रिएक्शन होगा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है कांटेक्ट सरफेस, और नॉर्मल रिएक्शन होगा इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। अब mg के कुछ कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे जो हमारे ब्लॉक को मूव कर रहे हैं। mg का एक कंपोनेंट mg साइन फाई है, यहाँ पर mg साइन फाई जो हमारे ब्लॉक को स्लाइड करने में मदद करेगा, और दूसरा कंपोनेंट है mg cos फाई जो एक्शन हमारे इंक्लाइन प्लेन पे एक्शन की तरह काम करता है, और उसी का रिएक्शन है r, यानी जो r है वो mg cos फाई के इक्वल है। ये फाई कैसे आया? देखो ये जो एंगल हमने बनाया है ये एंगल फाई है, ये एंगल 90 है, ये जो एंगल है ये 90 माइनस फाई है, और देखो ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस फाई हुआ तो ये बन गया फाई, इसीलिए mg का ये कंपोनेंट बना mg cos फाई। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू r, यानी कि म्यू mg cos फाई। हमारा ब्लॉक स्लाइड करना तब शुरू करेगा जब mg sin फाई की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगी। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे इंक्लाइन प्लेन को, तब mg sin फाई काफी ज्यादा हो जाएगा, डोमिनेट करेगा और हमारा ब्लॉक स्लाइड करने लग जाएगा। तो कब तक हमारा ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा? जब तक mg sin फाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos फाई के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक स्लाइड नहीं करेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो स्लाइड करने वाला होगा, उस समय हम देख सकते हैं mg से mg कट गया तो ये tan फाई इज इक्वल टू म्यू। तो यहां पर हम देख रहे हैं tan फाई म्यू के इक्वल आया। अब यहां पर हम दोबारा से आते हैं, अब इस एग्जांपल को हम हटा करके एक बार फिर से और वैल्यूज लिखेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर यहां से अगर हम tan थीटा निकालें, यहां पर अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा क्या होगा? देखो इस फिगर में ये हमारा वो पैरेललोग्राम है जो हमने बनाया था, ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये है एंगल। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू mg, तो ये वाला साइड भी म्यू mg होगा, या सेफली हम कह सकते हैं म्यू r, तो ये भी म्यू r होगा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, और जिसके ऊपर दोनों एंगल बने होते हैं वो बेस होता है, तो म्यू आर बाई आर, म्यू आर बाई आर। तो हम देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आया। अब देखो दोनों में कुछ कुछ समानता देखने को मिल रही है। यहाँ tan फाई म्यू के इक्वल है, यहाँ पर tan थीटा म्यू के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई, यानी कि थीटा इज इक्वल टू फाई।
यानी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि भैया ये एंगल अगर फ्रिक्शन का है, ऐसा ही एंगल अगर तुम एक इंक्लाइन प्लेन का बनाओगे तब हमारा ब्लॉक चलने वाला होगा, क्योंकि इस एंगल पे भी जो रिजल्टेंट फोर्स है जो लग रहा है, इस एंगल पे भी हमारा ब्लॉक चलने वाला ही है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये हम देखने को मिल रहा है कि यहां पर और यहां पर हमारा ब्लॉक चलने की, अब बिल्कुल चलने की कगार पे है, इट इज अबाउट टू मूव, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की लग चुकी है और हमारा जो ब्लॉक है चलने वाला है। तो ये खास बात है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की, कि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थी वो इंपॉर्टेंट बात।